ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। सूत्रों के मुताबिक कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसे वहां से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, जिसके लिए तिहाड़ में तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में बेहद सख्त सुरक्षा के बीच रखा जाएगा और उसके सेल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि वहां उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने से पहले ही अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ लाए जाने से पहले ही जेल प्रशासन फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल के बेहद सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि किसी भी हाल में मोबाइल फोन लॉरेंस तक न पहुंचे, क्योंकि ऐसा दावा है कि पिछली बार तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने जेल में बैठकर ही फोन के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की थी। और इसके साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन को वहां गैंग वॉर होने की भी आशंका सता रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिया गैंग के कई गुर्गे भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। और इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो लॉरेंस से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अगर उन्हें मौका मिल गया तो फिर वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस का खात्मा करने से नहीं चूकेंगे। बम्बिया गैंग के अलावा लॉरेंस को टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों से भी खतरा है। इसी महीने की 2 तारीख को टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसीलिए इस बात का डर है कि तिहाड़ में लॉरेंस से टिल्लू की हत्या का बदला भी लिया जा सकता है। मतलब तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर छिड़ सकती है। इसी वजह से जेल में बढ़ते अपराधों और गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत तिहाड़ समेत दिल्ली एनसीआर की दूसरी जेलों में बंद पड़े गैंगस्टरों को देश के दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि 2 मई को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह अपील की गई कि तिहाड़ जेल में बंद बड़े गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाए। सूत्रों का दावा है कि तिहाड़ जेल में बंद बदमाशों को दक्षिण भारत की जेलों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। दलील ये दी गई कि दक्षिण भारत की जेलों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो वहां की भाषा से अनजान ये बदमाश न तो जेल में अपना रसूख बना पाएंगे और न ही नेटवर्क। उधर ईरान ने इजरायल के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश बंद नहीं की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ईरान के इस कदम का अंजाम यह भी हो सकता है कि इजरायल उसे पूरी तरह तबाह कर दे। इजरायल के मिलिट्री चीफ ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर उन देशों और संगठनों की मदद कर रहा है जो इजरायल के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इजरायल ईरान को इसकी सजा जरूर देगा, जिसके लिए उसने सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने भी शुरू कर दिए। इजरायल का दावा है कि ईरान उसके देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान की इस प्लानिंग को सफल होने नहीं देगा। और इजरायल की इस धमकी के बाद ईरान ने फिर एक बार उसे घेरने के लिए सभी मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील की। इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से खुलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की मांग की और ये साफ कर दिया कि अब वो इजरायल से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आरोप लगाया कि इजरायल दुनिया भर में मौजूद मुस्लिम आबादी के लिए बड़ा खतरा है। उनका इल्जाम है कि इजरायल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर फिलिस्तीन को कुचलना चाहता है, जिसे रोकने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आना ही होगा। यही वजह है कि पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी और अब राष्ट्रपति रईसी उनका समर्थन करते नजर आए। इस बीच तुर्की ने दावा किया कि उसने इजरायल के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने का शक है और तुर्की का दावा है कि उसकी एजेंसियां इन 11 लोगों की हरकतों पर लंबे वक्त से नजर रख रही थी। दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले कुल 15 लोगों की पहचान की गई, जिनमें 11 को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग वहां मौजूद ईरान के ठिकानों की जासूसी कर रहे थे। खबर है कि मुस्लिम देशों के इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के बाद मोसाद की कोशिश अपना नेटवर्क फैलाने की है। इससे एक दिन पहले ईरान ने भी मोसाद के 11 जासूसों की गिरफ्तारी का दावा किया था। उधर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि ईरान ने हिजाब आंदोलन के दौरान जिन 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया था उनसे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले ईरान ने आरोप लगाया था कि उसके देश में हुए हिजाब प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ने इन पत्रकारों के जरिए ईरान की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया था, जिसके बाद ईरान की सरकार ने 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर महसा अमीनी की मौत के बाद पिछले साल भड़के हिजाब आंदोलन के दौरान गलत खबरें फैलाने का आरोप लगा था। और ईरान का दावा था कि इन दोनों पत्रकारों ने ये सब अमेरिका और इजरायल के कहने पर किया था, जिन्हें ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है।
हालांकि अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि ईरान की जेल में बंद इन पत्रकारों से उसका कोई लेना देना नहीं। इधर ईरान ने 10 साल बाद अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव को बदल दिया, क्योंकि उसे शक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ब्रिटेन के एक जासूस के संपर्क में थे। जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उन्हें पद से हटा दिया और उनकी जगह अली अकबर अहमदिया को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सचिव बना दिया। ईरान की मीडिया ने जानकारी दी कि अली शमखानी को एक जासूसी कांड में आरोपी बनाया गया। उन पर ब्रिटेन के जिस जासूस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा, उसे इसी साल जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। हालांकि अली शमखानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और ईरान के लिए दी अपनी सेवाओं की दुहाई दी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अली शमखानी ने ईरान के कई देशों से रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर उन देशों से जिनके साथ उसका लंबे समय से तनाव चल रहा था। इस बीच समंदर में पानी के जहाजों को जब्त करते ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने बाजुएं चढ़ा दी। अमेरिका ने नौसेना के जंगी जहाजों ने ईरान के पास फारस की खाड़ी के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी, ताकि ईरान वहां पानी के जहाजों को न पकड़ सके। अमेरिका ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अभी 27 अप्रैल को ही ईरान ने कच्चा तेल लेकर कुवैत से अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया था। फिर इसके 6 दिन के अंदर ही ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में वहां से तेल के टैंकरों का ईरान के हत्थे चढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चपत लगाने के लिए काफी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को रखा जाएगा। सेंगोल असल में एक राजदंड है, जिसे दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल को म्यूजियम से निकालकर नए संसद भवन में रखने का फैसला लिया। जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी, तब ये सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर जिले में मौजूद तिरुवदुतुरई अधिनम नाम के शैव मठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सेंगोल असल में एक राजदंड है, जो दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था। और चोल साम्राज्य का हर राजा आने वाले राजा को गद्दी संभालने से पहले ये सेंगोल देता था। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास रखने का फैसला लिया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारत की ताकत से घबराकर चीन ने एलएसी पर 3 नए एयरपोर्ट बना लिए हैं, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि भारत के सैनिकों से मुकाबला करना उसके बूते से बाहर है और इसी वजह से वो एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत की सीमा के पास 3 नए एयरपोर्ट बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 45 किलोमीटर दूर तिब्बत की लोंगजी काउंटी में एक एयरपोर्ट बनाया है, जो जनवरी में शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा एयरपोर्ट सिक्किम की सीमा से 60 किलोमीटर दूर टिंगरी काउंटी में। इसी तरह चीन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सीमा के पास तिब्बत की बरांग काउंटी में भी एक एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा चीन छोटे एयरबेस को भी बड़े एयरपोर्ट में बदल रहा है, ताकि वहां वो अपने लड़ाकू विमान तैनात कर सके। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक और नेता फैयाज चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैयाज चौहान ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी और इसी से नाराज होकर उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि फैयाज चौहान को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद पीटीआई के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और फैयाज चौहान को भी ऐसा ही लग रहा था कि उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इमरान खान से किनारा कर लिया। हालांकि फैयाज चौहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी होने से नाराज होकर यह कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पीटीआई के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। फैयाज चौहान की तरह ही पूर्व मंत्री और इमरान की खास शिरीन मजारी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया, जिसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। शिरीन मजारी को 9 मई को हुई हिंसा के बाद 5 बार गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की सख्ती से घबराकर ही उन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका इशारा शिरीन मजारी ने कुछ रोज पहले ही कर दिया था, जब 9 मई को हुई हिंसा को उन्होंने गलत बताया था, जबकि इसके पीछे उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। हालांकि शिरीन मजारी ने बताया कि वो निजी कारणों से पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान का साथ देकर वो और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहा होने के चंद मिनटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद कुरैशी ने कोर्ट में एक याचिका दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आंदोलन करने वालों से दूर रहेंगे, जिस पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया,
लेकिन रावलपिंडी की जेल से बाहर निकलते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं पार्टी में था हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। जेल के बाहर से गिरफ्तार करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को पुलिस किसी अनजान जगह पर ले गई। मतलब पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन बैकबोन शुरू किया, जिसके तहत इमरान के करीबियों को उनका साथ छोड़ने के लिए डराया जा रहा है। इसका पता तब चला जब 3 दिन पहले बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक पर हुए आत्मघाती हमले का वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद यह साफ हो गया कि आत्मघाती हमले का मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि डराना था, ताकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इमरान खान का साथ छोड़ दें। जो वीडियो सामने आया उसमें सिराजुल हक का काफिला बलूचिस्तान प्रांत की एक सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ, लोगों की भीड़ हटी तो सड़क पर आत्मघाती हमलावर तड़पता नजर आया। आरोप है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने झूठ फैलाया कि हमला आतंकियों ने किया था, जिनका मकसद सिराजुल हक को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार की पोल खुल गई। इस बीच पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की कट्टर समर्थक और पूर्व सेना प्रमुख की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने लाहौर के जिन्ना हाउस में हुई आगजनी की साजिश रची थी। जिसके बाद जिन्ना हाउस में हुई आगजनी के मामले में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ख्वाजा आसिफ की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इससे पहले खदीजा ने कहा था कि वो खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खदीजा शाह एक फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ इमरान खान की कट्टर समर्थक भी हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद दी, जो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई धीरे धीरे टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार भी पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी में है, जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी। उन्होंने बयान दिया कि शहबाज सरकार पीटीआई पर बैन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पीटीआई समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ की थी और हिंसा फैलाई, जिसे उनकी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही वजह है कि पीटीआई पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके 2 दिन बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की सरकार ने जानबूझकर खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके विरोध में खालिदा जिया के समर्थक सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन लोगों को हटाने की कोशिश की, जिससे उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी तो पुलिस के एक्शन से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए, वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया गया। इधर महेंद्र सिंह धोनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह इशारा कर दिया कि वो अगले आईपीएल में भी खेलते नजर आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए आईपीएल का आखिरी सीजन हो सकता है। लेकिन एक रात पहले उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फाइनल में पहुंचने के बाद जब उनसे अगले आईपीएल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में सोचने के लिए उनके पास अभी कई महीने बचे हैं। जैसे ही धोनी ने यह बयान दिया, सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे उनके अगले साल भी सीएसके के लिए खेलने का इशारा बताने लगे। I don't know. I have 8-9 months to decide. धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। उधर फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने अपने देश में कम दूरी की हवाई यात्राओं पर बैन लगा दिया। फ्रांस की सरकार के मुताबिक यह फैसला उनके देश में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित होगा, क्योंकि मैक्रोन सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब फ्रांस में उन शहरों के बीच घरेलू उड़ानें चलना बंद हो जाएंगी जहां ट्रेन के जरिए 2.5 घंटे या उससे कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। और इस तरह का फैसला लेने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश है। इसके लिए उसने 2021 में कई एनजीओ और पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं से राय मांगी थी। हालांकि उनका मानना था कि जिन जगहों तक पहुंचने में ट्रेन से 4 घंटे लगते हों वहां तक के लिए फ्लाइट न चलाई जाए, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इसके लिए 2.5 घंटे की सीमा तय की। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू सरकार के नए बजट के विरोध में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि लोगों के विरोध के बीच बजट संसद में पास हो गया, लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शनकारी इसका विरोध करते रहे और इजराइल में नेतन्याहू के नए बजट पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जैसे ही लोगों को इस नए बजट के बारे में जानकारी मिली, वो सड़कों पर उतर आए। यरूशलेम में तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। नया बजट पास न हो इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। वहां के संसद भवन का भी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग काफी देर तक नए बजट के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन संसद में यह बजट पास हो गया, क्योंकि नेतन्याहू यह बजट अपनी गठबंधन सरकार की राह आसान करने के लिए लाए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया कि नए बजट से नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।
और इसीलिए वो नया बजट लेकर आए हैं। असल में इजराइल में पिछले कुछ सालों से सरकार काफी अस्थिर रही है। वहाँ पिछले 4 साल में कई बार चुनाव हुए। बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से बीच में सत्ता भी छिन गई थी। हालांकि 2022 में हुए चुनाव में नेतन्याहू ने गठबंधन कर सरकार बनाई और तब से लेकर अब तक गठबंधन के भरोसे ही सरकार चल रही है। यही वजह है कि वहाँ की विपक्षी पार्टियों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए नया बजट लेकर आए हैं, जिसका सीधा फायदा कट्टर यहूदी समुदाय को मिलेगा। इधर द केरला स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा एक मुश्किल में फंस गई। सोशल मीडिया पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हो गई। यही नहीं, अदा शर्मा को धमकी भी दी गई कि उनका नया मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर लीक कर दिया जाएगा। हालांकि इंस्टाग्राम पर जिस अकाउंट से अभिनेत्री अदा शर्मा की कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हुई, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अदा शर्मा द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म के कलाकार कई बार धमकी मिलने की शिकायतें कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज को लेकर ही विवाद हो गया था जब पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया था। उधर दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल से अंतरिक्ष में भेजे जा रहे एक रॉकेट की लॉन्चिंग उड़ान से कुछ घंटे पहले रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक यह फैसला रॉकेट में आई तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए तैयार दक्षिण कोरिया का तीसरा रॉकेट आसमान में उड़ान ही नहीं भर पाया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग दक्षिण कोरिया के स्पेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन उसकी लॉन्चिंग से कुछ घंटे पहले ही खराबी आने की वजह से उसे टालना पड़ा। जिसकी जानकारी देते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया कि रॉकेट अगले कुछ दिनों में दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने यह ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजेगा ताकि उसके जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। 2 दिन पहले ही G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने के संकेत दिए थे। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि बाइडेन के इस नरम रुख को देखने के बाद चीन ने भी अपने तेवर बदल दिए। उसने न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बल्कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने की भी अपील की। जबकि पिछले साल अगस्त से ही ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच ठनी हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर तब पहुंच गया जब इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था। लेकिन G7 की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत के संकेत दिए, जिसके बाद चीन ने भी अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इस बीच चीन के अमेरिकी कंपनी पर बैन लगाने से अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। असल में चीन ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उसकी एक कंपनी पर अपने आप बैन लगा दिया, लेकिन यह बात अमेरिका को चुभ गई। उसने बिना देरी किए चीन को खरी खोटी सुना दी और सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उस कंपनी पर बैन लगाने के फैसले का विरोध किया। We believe are not based in fact. 2 दिन पहले ही अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर चीन ने बैन लगाया था। चीन के मुताबिक वो कंपनी सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। असल में सेमीकंडक्टर चिप के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी और कार से लेकर लैपटॉप तक बनाने में किया जाता है। चीन इस चिप का काफी ज्यादा आयात करता है, लेकिन अब जब उसने अमेरिका की उस कंपनी पर बैन लगाया तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की, क्योंकि उत्तराखंड में खराब मौसम लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि उत्तराखंड के हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा लोगों को ओलावृष्टि और बिजली गिरने से भी सावधान रहना होगा। यानी हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने और कच्चे घरों के ढहने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इन इलाकों में तूफान आ सकता है, जिसकी आहट सुनाई देने लगी। उत्तराखंड में आंधी तूफान के अलर्ट के बीच तबाही की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। वहां हरिद्वार में भयंकर तूफान आने से एक 100 साल पुराना पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशीन की मदद से पेड़ काटकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि मंगलवार यानी 23 मई को देर रात भीषण तूफान ने उत्तराखंड के कई शहरों में तबाही मचाई, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताते हुए पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया था। इस बीच चीन के बाओथौ शहर में एक स्कैमर ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके एक आदमी को 5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, लेकिन पीड़ित जब तक उसकी असलियत समझ पाता उसके साथ फ्रॉड हो चुका था, क्योंकि आरोपी स्कैमर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर उसके दोस्त की शक्ल बना ली थी और पीड़ित को इस बात के लिए मना लिया था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। उसने उससे 5 करोड़ रुपए भी मांगे, जिसके बाद पीड़ित उसके झांसे में आ गया और उसे अपना दोस्त समझकर पैसे ट्रांसफर कर दिया और उसे 5 करोड़ रुपए का चूना लग गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए लोग नकली तस्वीरों और वीडियो को असली करके दिखाते हैं। पुलिस अब तक आधे से ज्यादा पैसे बरामद कर चुकी है, लेकिन आरोपी उसकी पकड़ से बाहर है। उधर टेस्ला कंपनी के CEO एलॉन मस्क ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जंग लड़ने का बड़ा दावा किया।
उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होंगे। और इसीलिए इलॉन मस्क ने सभी देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हथियार बनाने की सलाह दी, क्योंकि युद्ध के मैदान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार न सिर्फ ज्यादा घातक और ताकतवर होंगे, बल्कि सैनिकों के मुकाबले ज्यादा तेजी से लड़ पाएंगे। इलॉन मस्क का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अब इलॉन मस्क ने भी यह दावा किया कि आगे सिर्फ ड्रोन के जरिए ही युद्ध लड़े जाएंगे। इधर स्पेन में एक फुटबॉल मैच के दौरान रियल मैड्रिड के खिलाड़ी विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी के मामले में ब्राजील में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि आरोप है कि मैच के दौरान विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी की गई। इसीलिए ब्राजील में उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया और साओ पाउलो शहर में स्पेन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली। आरोप है कि मैच के दौरान रियल मैड्रिड की तरफ से खेल रहे विनीसियस जूनियर पर कुछ लोगों ने नस्लीय टिप्पणी कर दी, लेकिन इसके बाद बवाल मच गया और कई लोगों ने इसकी निंदा की। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे समेत कई दिग्गज विनीसियस जूनियर के समर्थन में खड़े हो गए। उधर अमेरिका और मेक्सिको के बीच बच्चों की तस्करी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मेक्सिको से अमेरिका ले जाने की कोशिश के दौरान एक 4 साल का बच्चा दीवार से नीचे गिरता दिखाई दिया। आरोप है कि बच्चे को गैर कानूनी ढंग से अमेरिका ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तस्कर बच्चे को लेकर जैसे ही दोनों देशों की सीमा पर मौजूद दीवार पर चढ़ा, वो बच्चा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। असल में अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा को बांटने के लिए वहां 30 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई। आरोप है कि बच्चों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग आए दिन इस दीवार को फांदकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। और इसी तरह की एक कोशिश के दौरान ये बच्चा तस्कर के हाथ से फिसला और वापस अमेरिका में ही जा गिरा, जिसका वीडियो वहां लगे एक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इतनी ऊंची दीवार से गिरने के बावजूद उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। इस बीच बखमुत में बड़ी संख्या में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि उन्होंने यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने और देश की रक्षा करने का मौका देने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया, लेकिन बखमुत में मारे गए अपने लड़ाकों के लिए उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को जिम्मेदार ठहराया। बखमुत की जंग में पुतिन ने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप को भी उतार दिया था, लेकिन जंग के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार नहीं दे रही, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन ने जंग छेड़ने की धमकी दी थी और अब बखमुत जीतने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों की मौत पर एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ वैलेरी गेरासिमोव पर अपना गुस्सा निकाला। इधर पार्टीगेट केस में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन अब फंस सकते हैं। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के परिवार पर भी जांच की आंच आ सकती है। खबर के मुताबिक पुलिस को पार्टीगेट केस में बोरिस जॉनसन के परिवार और उनके कुछ दोस्तों से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं। असल में बोरिस जॉनसन पर कोरोना के समय में नियमों को ताक पर रखकर पार्टियां करने का आरोप लगा। इसे ही ब्रिटेन में पार्टीगेट विवाद कहा जाता है। हालांकि बोरिस जॉनसन हमेशा इस बात से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने ऐसी कोई पार्टियां कोरोना के समय में की थी। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह पर ड्रोन अटैक हो सकता है, जिससे बचने के लिए फ्रांस 35,000 जवानों को तैनात करेगा, ताकि ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। इसके साथ ही पूरे पेरिस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ट्रिपल लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पूरे फ्रांस में कई दिनों से नई पेंशन योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह तो ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे। ऐसे में फ्रांस सरकार को लगता है कि ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में सरकार विरोधी लोग बड़ा हमला कर सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक्स होनी है। इस बीच स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की राह में अड़ंगा बने हंगरी ने अब उसके सामने नई शर्त रख दी। यूरोप के देश स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने पिछले साल नेटो का सदस्य बनने की कोशिश की थी, लेकिन हंगरी और तुर्की ने मिलकर स्वीडन का सपना पूरा नहीं होने दिया, जबकि फिनलैंड बाद में नेटो का सदस्य बन गया और स्वीडन की कोशिश अधूरी रह गई। हालांकि हंगरी ने इसके लिए अब स्वीडन के सामने नई शर्त रख दी। उसने दो टूक कह दिया कि अगर स्वीडन नेटो से जुड़ना चाहता है तो उसे पहले हंगरी के साथ राजनीतिक संबंध सुधारने होंगे। इससे पहले हंगरी ने नेटो में स्वीडन का इसलिए विरोध किया था क्योंकि उसका आरोप है कि स्वीडन अपने यहाँ आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाता। स्वीडन बाल्टिक सागर के किनारे बसा है, जहाँ रूस का कलिनिनग्राद प्रांत भी मौजूद है और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन वहीं से उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए स्वीडन नेटो का सदस्य बनने की पूरी कोशिश में है। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक आदमी को केसरिया रंग का कुर्ता पहनने पर मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद उस शख्स ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, क्योंकि इमाम में मस्जिद में केसरिया रंग के कपड़े पहनकर आने पर ऐतराज जताया था।
और उस शख्स को धमकाया था क्योंकि वो मस्जिद में केसरिया रंग के कपड़े पहनकर आया था। ये घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके के रहने वाले आसिफ अली के साथ हुई। उनके साथ ये तब हुआ जब वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए इलाके की जामा मस्जिद गए थे। इनको केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर आने से रोका जाए। घटना से नाराज आसिफ अली ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ शमशाबाद थाने में केस दर्ज करा दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह उत्तर कोरिया के हैकर बताए गए। अमेरिका ने कुछ महीने पहले उत्तर कोरिया पर उसकी करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी चुराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसने उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी। बाइडेन सरकार ने कड़ा फैसला लिया और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सरकार का कहना है कि उत्तर कोरिया हथियार बनाने के लिए अवैध तरीके से पैसे जुटाता है और अपने हैकरों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के एक बयान में कहा गया कि उत्तर कोरिया ने हजारों हैकरों को तैनात किया है, जो साइबर गतिविधियों में शामिल होकर वहां की सरकार की मदद करते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर एक ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों से करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की चोरी का आरोप लगाया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF लेबनान पर एक्शन के मूड में है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि FATF लेबनान को ग्रे लिस्ट में डाल सकती है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने में फेल रहा। अगर ऐसा हुआ तो लेबनान पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि वहां पहले से ही अर्थव्यवस्था खराब हालत में है। साल 2019 के बाद से लेबनान वित्तीय संकट से जूझ रहा है। वहां की ज्यादातर आबादी गरीबी में डूबी है और FATF लेबनान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो उसको कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कर्ज में डूबे देशों को आर्थिक मदद देने वाली संस्था IMF भी अपने हाथ पीछे खींच लेगी, जिसके लिए वो लगातार IMF से गुहार लगा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट पर न तो लेबनान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और न ही FATF ने कोई टिप्पणी की। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस की तरफ से मारियोपोल की कुछ तस्वीरें जारी की गईं, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि उसने वहां स्कूल और अस्पताल के साथ साथ कई रिहायशी इमारतों का निर्माण किया। मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जिसे जीतने के लिए पुतिन ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसके लिए पुतिन की सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने वहां कत्लेआम मचा दिया था। रूस की सेना ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया था। बाद में कई महीनों तक चली जंग के बाद रूस ने इस शहर को जीतने का ऐलान कर दिया और अब दुनिया में अपनी छवि सुधारने के लिए रूस ने मारियोपोल में कई इमारतें बनाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतें दिखाई दी। मतलब रूस अपने इस कदम से दुनिया को ये बताने की कोशिश में जुटा है कि वो मारियोपोल को फिर से खड़ा कर रहा है। इधर अमेरिका के मिशिगन में एक मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि यह आग मॉल के एक ब्यूटी सप्लाई स्टोर में लगी थी, जिसकी लपटों ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और मॉल में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग की ऊंची ऊंची लपटों पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव करना शुरू किया। इस दौरान आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। यह आग अमेरिका के मिशिगन में बने स्ट्रिप मॉल में लगी, जिसमें लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। उधर सूडान की सेना और सूडान के पैरामिलिट्री ग्रुप RSF पर सीज फायर का कोई असर नहीं पड़ रहा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फिर हमला किया और सीज फायर के दूसरे दिन सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF के बीच रात भर फायरिंग हुई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उम्दुरमान में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया गया और मिलिट्री बेस के पास भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। दावा किया गया कि युद्ध विराम से दोनों के बीच लड़ाई में कमी तो आई, लेकिन इससे लोगों को राहत नहीं मिली। यानी सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF के बीच लड़ाई को रोकने के लिए बनाई गई निगरानी समिति का भी उन पर कोई असर होता नहीं दिखा, क्योंकि दोनों पहले की तरह ही मौका मिलने पर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। जंगलों में लगी आग का जो वीडियो सामने आया, उसमें बड़े पैमाने पर जंगल जलते नजर आए और जंगल में लगी आग इतनी तेज थी कि इसने करीब 20 लाख एकड़ जंगल को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। जंगल में धधकती आग देखते ही देखते आसपास फैल गई और दूर दूर तक आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। बताया गया कि आग की ऊंची लपटों ने कुछ ही समय में सब कुछ तबाह कर दिया। वहीं तेज हवा चलने की वजह से आग जंगल से रिहायशी इलाके तक फैलती चली गई, जिसके बाद आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश चिली के इकीके में नौसेना के जवानों को एक दिव्यांग आदमी की पिटाई करना भारी पड़ गया, क्योंकि इस मामले की जो CCTV फुटेज सामने आई, उसमें आरोपी दिव्यांग आदमी को मारते दिखे और इसी आधार पर एक जवान को हिरासत में लिया गया, जबकि बाकी जवानों को बरी कर दिया गया। जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें कुल 6 नौसैनिक नजर आए, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही जवान दिव्यांग को मारता दिखा, जबकि बाकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और उसे मारता रहा। इस दौरान वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक गाड़ी भी आई, लेकिन उन्होंने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया और एक जवान से बात कर वो वहां से निकल गए। चिली की नौसेना को इस मामले की जांच के लिए 120 दिन का समय दिया गया।
इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, केस रजिस्टर्ड है। हादसे का शिकार हुई गाड़ी में पावर प्रोजेक्ट के 10 कर्मचारी सवार थे, जो बांध का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। इस बीच अफगानिस्तान में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां के गौर प्रांत में पानी में डूबने से एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में दहशत है, क्योंकि अचानक आई बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। वहां से सामने आए वीडियो में सड़क, घर और खेत सब पानी से भरे नजर आए। अफगानिस्तान के गौर प्रांत के ये हालात कई दिन तक हुई मूसलाधार बरसात के बाद हुए। आसपास की कई नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिसके कारण रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इधर 26 मई को राजस्थान कांग्रेस की कलह पर दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पायलट और गहलोत के बीच सुलह की कोशिश करवाई जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में पायलट और गहलोत का मुद्दा झगड़ा सुलझाने के लिए आखिरी कोशिश होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष समेत राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं को बुलाया है और उनकी मौजूदगी में तय होगा कि पायलट और गहलोत का झगड़ा सुलझेगा या पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे। यानी 26 मई को तय होगा कि राजस्थान कांग्रेस की कलह खत्म होगी या नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि गहलोत पायलट से सुलह के मूड में नहीं है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी को फीडबैक मिला कि पायलट के बिना राजस्थान की जीत की राह कठिन है। यही नहीं, कमलनाथ चाहते हैं कि पायलट पार्टी में रहें, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की 25 ऐसी सीटों पर असर डालते हैं जहां गुर्जर समुदाय निर्णायक है। लेकिन गहलोत कैंप के कई नेताओं ने संकेत दिया कि वो सुलह चाहते हैं। तो पॉजिटिव आपको सोचना चाहिए। खबर है कि पायलट अब सीएम पद के लिए नहीं, बल्कि टिकटों के बंटवारे पर अड़े हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ फिर से एक्शन तेज हो गया। वहां किश्तवाड़ से लेकर रामबन तक आतंकवादियों और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की SIU यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जवान शामिल थे। रामबन के बनिहाल इलाके में 4 आतंकियों के घर पर रेड की गई। वहीं किश्तवाड़ में 4 आतंकवादियों और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की गई। जिन आतंकियों के घरों पर छापेमारी की गई वो सभी POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हैं और वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। इससे पहले भी SIU जो है पाक POK सेटल्ड मिलिटेंट्स के घरों में जाके हम रेड कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि आतंकियों के ठिकानों से जांच एजेंसी को कई अहम सबूत भी मिले हैं। उधर जापान ने नेटो की सदस्यता पर सफाई दी और कहा कि टोक्यो में नेटो का दफ्तर तो खुलेगा, लेकिन उसकी सदस्यता लेने का उसका कोई प्लान नहीं है। इस महीने की शुरुआत में नेटो के महासचिव ने जापान का दौरा किया था और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, जहां इस बात पर सहमति बनी थी कि जापान की राजधानी टोक्यो में नेटो का एक ऑफिस खोला जाएगा। जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जापान भी जल्द ही नेटो का सदस्य बन जाएगा। एशिया में नेटो का पहला ऑफिस खोले जाने की खबर जैसे ही चीन पहुंची, हड़कंप मच गया। चीन ने विरोध जताते हुए इसे एशिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बता दिया। असल में चीन को डर है कि जापान में नेटो का दफ्तर खुलने से अमेरिका उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। हालांकि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सफाई दी कि टोक्यो में नेटो का दफ्तर तो खोला जाएगा, लेकिन फिलहाल जापान नेटो की सदस्यता नहीं लेगा। इस बीच ड्यूरेशन टाइम्स नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से टक्कर लेने के लिए ताइवान की सेना ने बड़ी तैयारी कर ली। ताइवान ने अमेरिका से मिले लड़ाकू विमान F-16 को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस कर दिया, जिससे ताइवान की सीमा के पास मंडराने वाले चीन के लड़ाकू विमानों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ताइवान की सेना ने अमेरिका से खरीदे गए F-16 लड़ाकू विमानों में AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइलें लगा दी, जो हवा से हवा में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और विमान को निशाना बना सकती हैं। मतलब ये कि अब चीन ने ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमान भेजे तो जवाब ताइवान की तरफ से भी मिलेगा। यानी असल में चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और आए दिन उसकी सेना के लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका के द्वीप गुआम से, जहां खतरनाक तूफान मुवार ने दस्तक दे दी, जिसकी वजह से वहां तेज रफ्तार से हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। तूफान की वजह से हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाएगी। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी और समंदर किनारे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा था। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। गुआम के ज्यादातर हिस्सों में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। लकड़ी और टिन के बने घरों से लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि गुआम द्वीप पर मवार तूफान के आने से हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तूफान की वजह से समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी,
जिसने वहां लोगों में दहशत पैदा कर दी। अमेरिका के मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मवार तूफान गुआम से उत्तर दिशा में फिलीपींस के पास से उठा और तेजी से आगे बढ़ते हुए गुआम के तट के पास पहुंचा। इस दौरान हवा की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मौसम विभाग ने मवार तूफान को टाइप 4 का तूफान बताया। टाइप 4 का मतलब होता है जब हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब हो। इसी वजह से मौसम विभाग ने गुआम में ज्यादा नुकसान की आशंका जताई। यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाजों को किनारे पर बुला लिया। और गुआम द्वीप पर आए मवार तूफान की वजह से अमेरिकी सेना की सांसें भी फूल रही हैं। अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर हुए द्वीप न सिर्फ अमेरिका का हिस्सा है, बल्कि यहाँ अमेरिकी सेना के हथियारों का बड़ा अड्डा भी मौजूद है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ सबसे ज्यादा गोला बारूद जमा कर रखा है। ये द्वीप चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में मौजूद है। गुआम में अमेरिकी सेना के 3 मिलिट्री बेस और एक बड़ा एयरबेस मौजूद है, जिस पर लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता है। दावा किया जाता है कि गुआम के दक्षिण में पहाड़ी के नीचे इतने अमेरिकी हथियार रखे हैं कि वो कई हफ्तों तक किसी भी देश के खिलाफ युद्ध लड़ सकता है। और मवार तूफान के आने से अमेरिका के सामने अपने हथियारों के अड्डे को सुरक्षित रखने की चुनौती है। इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आसिफ अली दुर्रानी को अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया। दुर्रानी को ऐसे वक्त में अफगानिस्तान भेजा गया जब आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP उसके लिए सिरदर्द बन गया है। और उसे साधने के लिए पाकिस्तान ने आसिफ अली दुर्रानी को अफगानिस्तान में नियुक्त किया, क्योंकि दुर्रानी साल 2005 से 2009 तक काबुल में पाकिस्तान के मिशन के सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को TTP के मसले पर मनाना है, क्योंकि TTP ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। आसिफ अली दुर्रानी से पहले मोहम्मद सादिक काबुल में पाकिस्तान के राजदूत थे, जिन्होंने इसी साल मार्च में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मोहम्मद सादिक TTP से सीधी बातचीत के विरोध में थे और अब आसिफ अली दुर्रानी को काबुल में रहकर इसी परेशानी का समाधान ढूंढना है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन से। युद्ध के बीच रूस ने दावा किया कि उसने रूस की सीमा में घुसपैठ करने वाले यूक्रेन के 70 से ज्यादा हमलावरों को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि बेलग्रद में रूस की सीमा पर यूक्रेन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें रूस ने जवाबी कार्रवाई की और यूक्रेन के 70 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। उसने यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी दावा किया है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर घुसपैठ का आरोप लगाया। दावा किया गया कि 2 दिन पहले यूक्रेन से आए घुसपैठियों ने रूस की सीमा के अंदर तोड़फोड़ की, जिससे उसकी सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां भयंकर जंग शुरू हो गई, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि यूक्रेन के 70 से ज्यादा हमलावर जान से हाथ धो बैठे। कम से कम रूस के रक्षा मंत्रालय ने तो यही दावा किया। उसने इस हमले के पीछे यूक्रेन की सेना को जिम्मेदार बताया। रूस ने अपने दावे को सच साबित करने के लिए हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस और यूक्रेन के घुसपैठियों की यह लड़ाई पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर बेलग्रद में हुई, जिसमें यूक्रेन के हमलावर तो मारे ही गए, उसकी 4 बख्तरबंद गाड़ियां भी धमाके में उड़ गईं। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में उसका एक आम नागरिक मारा गया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इन दावों को खारिज कर दिया और दो टूक कहा कि उसने बॉर्डर पार नहीं किया। उधर अमेरिका ने रूस के उन आरोपों को गलत बताया जिनमें यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों में अमेरिका के हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया गया था। और साथ ही अमेरिका ने रूस के मीडिया की सच्चाई पर संदेह जताया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने रूस की सीमा पर हुए हमलों में किसी भी तरह के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया। We do not encourage or enable strikes inside of Russia. जबकि रूस का मीडिया बार बार ये कह रहा था कि रूस की सीमा पर यूक्रेन ने जो अटैक किया उसमें अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। रूस ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और नेटो देश उसे हथियार दे रहे हैं, या यूं कहें कि यूक्रेन जंग में अब तक अमेरिका के दम पर ही खड़ा है, वरना उसकी सेना रूस के सामने वैसे ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि रूस के बेलग्रद शहर में यूक्रेन के सैनिक नहीं बल्कि रूसी विद्रोहियों का खात्मा किया गया। एक दिन पहले रूसी सेना ने बेलग्रद में सैन्य अभियान चलाकर 70 लड़ाकों के साथ कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया। और रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बेलग्रद में हुए हमलों के पीछे यूक्रेन के सैनिकों का हाथ था। रूस के मुताबिक यूक्रेन की सीमा के नजदीक जेलेंस्की की फौज तैनात थी ताकि वो मौका देखकर हमला कर सके, लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बेलग्रद में जेलेंस्की का एक भी सैनिक नहीं घुसा और रूसी सेना ने जिन लड़ाकों को मार गिराया वो यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोही गुटों से जुड़े थे। रूस का बेलग्रद शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है और खार्किव से उसकी दूरी महज 70 किलोमीटर है। वहाँ पिछले 2 महीनों में कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है। इधर रूस ने दोबारा घुसपैठ की कोशिश करने पर यूक्रेन को सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसकी सीमा में यूक्रेन के हमलावरों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और उसने जवाबी कार्रवाई में घुसपैठ करने वाले यूक्रेन के 70 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्री ने इसी के बाद एक बयान जारी कर यूक्रेन को कड़े लहजे में चेतावनी जारी की। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की घुसपैठ की कोशिश और हमले का वीडियो भी जारी किया था और दावा किया था कि यूक्रेन ने बेलग्रद से लगी उसकी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि रूस के इस दावे को यूक्रेन ने पूरी तरह से नकार दिया था।
इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के बेलग्राद शहर पर जो हमला किया उसके बाद उसके सैकड़ों ड्रोन ढेर कर दिए गए। रूस का आरोप है कि यूक्रेन उसके कई शहरों पर हवाई हमले की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, रूस ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। बेलग्राद के गवर्नर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने बेलग्राद पर कई बार हवाई हमलों की कोशिश की, लेकिन रूसी सेना ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। असल में बेलग्राद रूस का वो शहर है जो यूक्रेन की सीमा के सबसे करीब है। यही वजह है कि वहां पहले भी यूक्रेन ने हमला किया था। हालांकि तब भी रूस ने दावा किया था कि उसके पलटवार से यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा था और इस बार भी उसे लड़ाकू विमान और सैकड़ों ड्रोन के नुकसान होने की आशंका जताई गई। उधर रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को सीधे सीधे परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। मेदवेदेव ने कहा कि अगर यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार देना बंद नहीं करेंगे तो रूस उन पर परमाणु हमला कर सकता है, जिससे दुनिया के नक्शे से उन देशों का वजूद मिट जाएगा और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसके साथ ही पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोप के देश रूस को कम आंकने की गलती सपने में भी न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन जानबूझकर पुतिन को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक रोज पहले ही अमेरिका के कहने पर यूरोप के कुछ देश जेलेंस्की की सेना को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले हैं। इसी वजह से पुतिन के करीबी ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद चीन और रूस में बड़ी डील हो गई, यानी अब चीन ने खुले तौर पर रूस के साथ आने का मन बना लिया। और इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि और खेल सहयोग पर बड़ी डील हो गई। रूस और चीन के बीच ये डील तब हुई जब अमेरिका लगातार रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन और G7 ने भी रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसे में चीन की रूस के साथ डील कोई संजीवनी जैसा काम करेगी, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पहले से ही बेहाल है। और खबर है कि रूस की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर चीन ने रूस के साथ तेल और गैस पर तगड़ा मोलभाव किया है। यानी रूस के तेल और गैस अब चीन को पहले से ज्यादा मिलेंगे और पहले से कम कीमत पर भी मिलेंगे। रूस के मीडिया के मुताबिक इस साल रूस चीन को 40% ज्यादा तेल और गैस भेजेगा। इस बीच अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप नीति से दक्षिण कोरिया परेशान हो गया। दक्षिण कोरिया ने बाइडेन से चिप सब्सिडी से जुड़ी नीति में बदलाव की मांग कर दी, ताकि दक्षिण कोरिया को आर्थिक नुकसान न हो, क्योंकि बाइडेन की नई चिप पॉलिसी में अमेरिकी सरकार कंपनियों को भारी भरकम सब्सिडी दे रही है, लेकिन ये सब्सिडी उन्हीं देशों को मिलेगी जो अगले 10 साल तक चिप के क्षेत्र में चीन के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगी। इस नियम से दक्षिण कोरिया को बड़े नुकसान की आशंका है, क्योंकि उसकी 2 बड़ी कंपनियां चीन में सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम करती है, जिसका इस्तेमाल कार, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने में होता है। पिछले साल अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप बनाने और उस पर रिसर्च के लिए $5200 करोड़ यानी करीब 4,30,000 करोड़ रुपए के खर्च वाला कानून पास हुआ था। इधर पश्चिमी मीडिया ने जानकारी दी कि रूस की अदालत ने अमेरिका के एक पत्रकार की सजा को बढ़ा दिया। अमेरिकी पत्रकार को इसी साल मार्च में रिपोर्टिंग के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब रूस की अदालत ने उनकी सजा को बढ़ा दिया। अदालत ने अमेरिकी पत्रकार एवन गर्शकोविच को 30 अगस्त तक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि अमेरिकी पत्रकार के खिलाफ जासूसी के आरोपों में उन्होंने कौन से सबूत जुटाए। अमेरिका ने एवन गर्शकोविच की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की। 3 महीने पहले इस पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। उधर मौसम में बदलाव पर रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि दक्षिण एशिया में इस साल खतरनाक गर्मी पड़ेगी। दक्षिण एशिया के कई देशों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचेगा और झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलेंगी। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप की हाल ही में जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के कई शहरों में अधिकतम तापमान बीते सालों की तुलना में ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि अप्रैल मई में दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया। बांग्लादेश में तापमान 50 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि थाईलैंड में रिकॉर्ड 45 डिग्री और लाओस में 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक जून में गर्मी और ज्यादा झुलसाएगी। इधर पंजाब के अमृतसर से गैंगस्टर जरनैल सिंह पर फायरिंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 4 बदमाशों ने गैंगस्टर जरनैल सिंह पर गोलियों से हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में मौजूद था। तभी उन बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ बदमाश उस दुकान में घुसते नजर आए, जबकि गैंगस्टर जरनैल सिंह दुकान के बाहर आता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां चलाने के बाद एक बदमाश गेट की तरफ भागा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जानकारी दी कि अली शमखानी को एक जासूसी कांड में आरोपी बनाया गया। उन पर ब्रिटेन के जिस जासूस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा, उसे इसी साल जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। हालांकि अली शमखानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया।
और ईरान के लिए दी अपनी सेवाओं की दुहाई दी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अली शमखानी ने ईरान के कई देशों से रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर उन देशों से जिनके साथ उसका लंबे समय से तनाव चल रहा था। इस बीच समंदर में पानी के जहाजों को जब्त करते ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने बाजुएं चढ़ा दी। अमेरिका ने नौसेना के जंगी जहाजों ने ईरान के पास फारस की खाड़ी के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी ताकि ईरान वहां पानी के जहाजों को न पकड़ सके। अमेरिका ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अभी 27 अप्रैल को ही ईरान ने कच्चा तेल लेकर कुवैत से अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया था। फिर इसके 6 दिन के अंदर ही ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में वहां से तेल के टैंकरों का ईरान के हत्थे चढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चपत लगाने के लिए काफी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को रखा जाएगा। सेंगोल असल में एक राजदंड है जिसे दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल को म्यूजियम से निकालकर नए संसद भवन में रखने का फैसला लिया। जब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी तब ये सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर जिले में मौजूद तिरुवदुथुरई अधिनम नाम के शैव मठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सेंगोल असल में एक राजदंड है जो दक्षिण भारत में राज करने वाले चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता के हस्तांतरण की निशानी माना जाता था और चोल साम्राज्य का हर राजा आने वाले राजा को गद्दी संभालने से पहले ये सेंगोल देता था। यही वजह है कि भारत सरकार ने इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास रखने का फैसला लिया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारत की ताकत से घबराकर चीन ने एलएसी पर 3 नए एयरपोर्ट बना लिए हैं, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि भारत के सैनिकों से मुकाबला करना उसके बूते से बाहर है और इसी वजह से वो एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत की सीमा के पास 3 नए एयरपोर्ट बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 45 किलोमीटर दूर तिब्बत की लोंगजी काउंटी में एक एयरपोर्ट बनाया है जो जनवरी में शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा एयरपोर्ट सिक्किम की सीमा से 60 किलोमीटर दूर टिंगरी काउंटी में। इसी तरह चीन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सीमा के पास तिब्बत की बरांग काउंटी में भी एक एयरपोर्ट बना रहा है। इसके अलावा चीन छोटे एयरबेस को भी बड़े एयरपोर्ट में बदल रहा है ताकि वहां वो अपने लड़ाकू विमान तैनात कर सके। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक और नेता फैयाज चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैयाज चौहान ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी और इसी से नाराज होकर उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि फैयाज चौहान को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद पीटीआई के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और फैयाज चौहान को भी ऐसा ही लग रहा था कि उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इमरान खान से किनारा कर लिया। हालांकि फैयाज चौहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी होने से नाराज होकर यह कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। सूत्रों के मुताबिक कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसे वहां से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा, जिसके लिए तिहाड़ में तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में बेहद सख्त सुरक्षा के बीच रखा जाएगा और उसके सेल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि वहां उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने से पहले ही अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से तिहाड़ लाए जाने से पहले ही जेल प्रशासन फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को तिहाड़ जेल के बेहद सुरक्षित सेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि किसी भी हाल में मोबाइल फोन लॉरेंस तक न पहुंचे, क्योंकि ऐसा दावा है कि पिछली बार तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने जेल में बैठकर ही फोन के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की थी। और इसके साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन को वहां गैंग वॉर होने की भी आशंका सता रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिया गैंग के कई गुर्गे भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। और इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो लॉरेंस से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी अगर उन्हें मौका मिल गया तो फिर वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस का खात्मा करने से नहीं चूकेंगे। बम्बिया गैंग के अलावा लॉरेंस को टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों से भी खतरा है। इसी महीने की 2 तारीख को टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसीलिए इस बात का डर है कि तिहाड़ में लॉरेंस से टिल्लू की हत्या का बदला भी लिया जा सकता है।
मतलब तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर छिड़ सकती है। इसी वजह से जेल में बढ़ते अपराधों और गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत तिहाड़ समेत दिल्ली एनसीआर की दूसरी जेलों में बंद पड़े गैंगस्टरों को देश के दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि 2 मई को तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यह अपील की गई कि तिहाड़ जेल में बंद बड़े गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाए। सूत्रों का दावा है कि तिहाड़ जेल में बंद बदमाशों को दक्षिण भारत की जेलों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। दलील ये दी गई कि दक्षिण भारत की जेलों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो वहां की भाषा से अनजान ये बदमाश न तो जेल में अपना रसूख बना पाएंगे और न ही नेटवर्क। उधर ईरान ने इजरायल के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश बंद नहीं की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ईरान के इस कदम का अंजाम यह भी हो सकता है कि इजरायल उसे पूरी तरह तबाह कर दे। इजरायल के मिलिट्री ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मारने वाले ट्रक का ड्राइवर राष्ट्रपति बाइडेन की हत्या करना चाहता था। यह जानकारी कोर्ट के दस्तावेजों से मिली है, जिनमें आरोपी ट्रक ड्राइवर के बारे में कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं। दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि असल में वो अमेरिका पर राज करना चाहता था। ट्रक ड्राइवर के बारे में दूसरी अहम जानकारी है कि वो भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। वो अमेरिका के मिजोरी राज्य का रहने वाला है, जिसने अचानक ही व्हाइट हाउस के पास धावा नहीं बोला, बल्कि खबरें 19 साल के उस ट्रक ड्राइवर ने जांच अधिकारियों को बताया कि वो बीते 6 महीनों से व्हाइट हाउस पर हमले की प्लानिंग कर रहा था, ताकि वहां घुसकर अमेरिका की सत्ता अपने हाथ में ले सके। और इस काम के लिए वो बाइडेन को जान से मारने के लिए भी तैयार था। शुरुआती जांच में भी अधिकारियों ने कहा था कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मारी, साथ में बाइडेन को किडनैप करने और उन्हें चोट पहुंचाने जैसी धमकी भरी बातें भी कही। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चला कि ट्रक ड्राइवर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ही मिजोरी से खासतौर पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचा था। यह भी पता चला कि ट्रक ड्राइवर हिटलर का बड़ा फैन है। यही वजह थी कि सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मारने के बाद उसने नाजी झंडा भी फहराया था। और तो और गिरफ्तार होने के बाद उसने जांच एजेंसियों के आगे हिटलर की जमकर तारीफ भी की। इधर पंजाब के अमृतसर से गैंगस्टर जरनैल सिंह पर फायरिंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाशों ने गैंगस्टर जरनैल सिंह पर गोलियों से हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में मौजूद था। तभी उन बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ बदमाश उस दुकान में घुसते नजर आए, जबकि गैंगस्टर जरनैल सिंह दुकान के बाहर आता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां चलाने के बाद एक बदमाश गेट की तरफ भागा, लेकिन बाकी बदमाश गैंगस्टर जरनैल सिंह पर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या को अंजाम देकर सभी बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया की संसद में सांसदों ने जमकर हंगामा किया। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। संसद में विपक्ष के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन इसी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें विपक्ष की कुछ महिला सांसद पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करती दिखाई दी, लेकिन तभी सत्ता पक्ष की एक महिला सांसद ने उन लोगों से पोस्टर छीनकर फाड़ दिए, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि वहां मौजूद दोनों के समर्थकों ने अपने अपने नेता को पकड़कर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे को पीटते रहे। काफी देर तक गहमागहमी जारी रही, हालांकि किसी तरह झगड़े को शांत करवा लिया गया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जेलेंस्की ने नई समुद्री ब्रिगेड बनाने का ऐलान कर दिया। पिछले हफ्ते जेलेंस्की जापान की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने G7 के नेताओं से मुलाकात की थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि G7 संगठन में शामिल देशों ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, क्योंकि पिछले 15 महीने से जंग के मैदान में यूक्रेन रूस के आगे खड़ा है। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की के सैनिक रूस पर जोरदार पलटवार भी कर रहे हैं। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि काला सागर में रूस को चुनौती देने के लिए जेलेंस्की ने नई समुद्री ब्रिगेड बनाने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया का यह भी कहना है कि जेलेंस्की की नजर काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया पर टिकी है और इसीलिए वो समंदर में अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच बेलारूस से निकाले गए विपक्षी नेताओं ने वहां की सरकार पर यूक्रेन के बच्चों की अवैध तस्करी का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेलारूस सरकार यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को अवैध तरीके से लेकर आई और उन्हें बेलारूस के गोमिल और मिन्स्क शहर में बने खास कैंपों और अस्पतालों में रखा गया। विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट में दावा किया कि यूक्रेन से करीब 2000 बच्चों को बेलारूस लाया गया, जिनमें 6 से 15 साल के अनाथ बच्चे भी शामिल थे। रिपोर्ट में बेलारूस की इस हरकत को गैर कानूनी बताया गया। इस मामले में यूक्रेन भी रूस पर आरोप लगा चुका है। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि सरकार के पास अब यूक्रेन को देने के लिए बहुत कम आधुनिक हथियार बचे हैं।
साथ ही ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि अगर यूक्रेन को हथियार देना जारी रखा गया तो उनकी सेना को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन की सेना के पास अब उतने आधुनिक हथियार नहीं बचे हैं जितनी यूक्रेन को जरूरत है। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को शक्तिशाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो दी गई जो 150 मील की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती हैं। लेकिन ब्रिटेन ने कितनी मिसाइलें यूक्रेन को दी ये नहीं बताया गया। लेकिन मीडिया ने यह दावा जरूर किया कि यूक्रेन को दी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के बाद ब्रिटेन के पास कुछ नहीं बचा, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन में रक्षा सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही थी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर दुनिया को अस्थिर करने का आरोप लगा दिया। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़काने का आरोप नेटो देशों पर मढ़ दिया और साफ शब्दों में कहा कि पश्चिमी देशों की वजह से विश्व शांति को बड़ा खतरा है। मॉस्को में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की वजह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दूसरे देशों में सुरक्षा और शांति का खतरा मंडरा रहा है। Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов। असल में बीते 15 महीनों से चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की। जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों ने न सिर्फ हथियार और आर्थिक मदद पहुंचाई बल्कि वहां के बड़े नेताओं ने जंग के दौरान यूक्रेन का दौरा भी किया, जिसने युद्ध की आग में घी डालने का काम किया। इसी वजह से पुतिन कई बार अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बता चुके हैं। उधर अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस ने भी फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली। वो अपनी सबसे नई परमाणु पनडुब्बी को प्रशांत महासागर में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका चीन से निपटने के लिए हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाने में लगा है और चीन रूस का दोस्त है। ऐसे में रूस के अपनी नई पनडुब्बी को प्रशांत महासागर में तैनात करने का कदम अमेरिका को टक्कर देने के साथ चीन से दोस्ती निभाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये रूस की वो पनडुब्बी है जो 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती है और रूस ऐसी खतरनाक पनडुब्बी को अगस्त में अपने बिल्कुल पूर्व में मौजूद कमचत्का प्रायद्वीप पर तैनात करेगा। रूस ने ये लोकेशन एकदम सोचकर चुनी है क्योंकि कमचत्का प्रायद्वीप के सामने ही अमेरिका का अलास्का है और उसके दक्षिण में है जापान, अमेरिका का दोस्त और रूस का दुश्मन। यानी रूस का एक तीर से 2 निशाने साधने का प्लान है। इधर अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 गुटों के बीच एयरपोर्ट के अंदर जोरदार मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ लड़के और लड़कियां बुरी तरह से लड़ाई करते दिखे। 2 गुटों के बीच हो रही जोरदार फाइट को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने और जमकर एक दूसरे के बाल नोचे और मारपीट की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एयरपोर्ट के अंदर ही मामूली बात पर दोनों गुटों में विवाद हो गया था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोप के देश हंगरी ने माना कि जंग में रूस के सामने यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है। दावा किया गया कि यह जंग बिना रूस और अमेरिका की मर्जी के नहीं रुक सकती क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद भेज रहा है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए हंगरी ने यूक्रेन को बेचारा तक कह दिया। असल में अमेरिका ही यूक्रेन को नेटो में शामिल करवाना चाह रहा था, जबकि उसे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि रूस यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के सख्त खिलाफ है। इसीलिए पुतिन ने कई बार यूक्रेन को चेतावनी भी दी, लेकिन जब यूक्रेन नहीं डरा तो रूस ने जंग शुरू कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। यही वजह है कि रूस अमेरिका को भी अपना दुश्मन मानने लगा। खबर है कि इसीलिए हंगरी ने साफ कह दिया कि बिना रूस और अमेरिका के बीच समझौते के ये जंग नहीं रुकने वाली। इधर जयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बस ड्राइवर की समझदारी ने करीब 30 लोगों की जान बचा ली। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बस ड्राइवर टोल प्लाजा पर खड़े एक ट्रक से अपनी बस को बचाते हुए निकलता दिखा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें टोल प्लाजा से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान एक ट्रक टोल प्लाजा पर खड़ा दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बस टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर उस ट्रक के पास से गुजर गई, लेकिन ड्राइवर ने बस पर काबू कर लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिली कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह घटना हुई। इस बीच जापान के मीडिया का दावा है कि वहां के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के अहम दस्तावेज गुम हो गए, जिसके बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया गया, जिससे पूरे जापान में 20% बिजली सप्लाई में कमी आ सकती है। जापान के सबसे बड़े काशिवाज़ाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2011 के बाद इसी साल खोला गया था, लेकिन दावा है कि उसके अहम दस्तावेजों के गुम हो जाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि 2011 में आई सुनामी की वजह से इस पावर प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया था, जिसके बाद इसे बंद करना पड़ा था और तब जापान ने अपनी परमाणु ऊर्जा नीति में बदलाव करते हुए सारे काम दस्तावेजों पर आधारित कर दिए थे और अब इसमें काशिवाज़ाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट की फाइल गुम हो गई। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2000 के नोट बदलने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। वहां एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि उनसे बैंक में एक शख्स ने 3 लाख रुपए ठग लिए और 2000 के नोट के बदले 500 के नोट के देने की बात कहकर सारा कैश लेकर फरार हो गया। और बुजुर्ग बैंक में बैठकर घंटों उस आदमी का इंतजार करते रहे। हालांकि जब बुजुर्ग को इस बात का अंदाजा हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है तो वो तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उसका भी 3 लाख ले लिया और अपना जो 2 लाख था उसको भी लेके
वो चला गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि 2000 का नोट बदलने के नाम पर उनके साथ 3 लाख रुपए की ठगी हुई। उन्हें ये रकम जमीन बेचकर मिली थी और उन्होंने 10 लाख की जमीन बेची थी, जिसमें 3 लाख रुपए की पेमेंट 2000 रुपए के नोट में हुई, जिसके बदले 500 के नोट देने की बात कहकर आरोपी बुजुर्ग का सारा कैश लेकर फरार हो गया। उधर नागपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के आरोप में उसकी बेटी को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। हत्या 2 दिन पहले उस वक्त की गई थी जब वो अपने पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। और हत्या के बाद पुलिस को सीसीटीवी वीडियो भी मिला था, जिसमें 3 लोग दिलीप नाम के पेट्रोल पंप मालिक को चाकू मारते दिखे थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने पूछताछ की तो हत्या के पीछे दिलीप की बड़ी बेटी का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे जब हिरासत में लिया तो सच सामने आ गया। बड़ी बेटी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है एंड प्राइमा फेसी हमारा शक्यता ये है कि इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। पुलिस ने दावा किया कि पेट्रोल पंप मालिक दिलीप के किसी दूसरी महिला से संबंध थे, जिसकी वजह से उनकी बड़ी बेटी ने प्रॉपर्टी में उसे भी हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए अपने पिता की हत्या करवा दी। पुलिस का आरोप है कि इसके लिए उसने पकड़े गए तीनों आरोपियों को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस बीच स्पेन के कई शहरों में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हाल यह है कि कई शहरों में स्कूल और कॉलेज तक बंद कर दिए गए, जबकि कई शहरों में पानी भरने की वजह से सड़कें ही बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्पेन के कार्तागेना में बाढ़ की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिन्हें दमकल कर्मियों की मदद से निकाला गया। इसके अलावा कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिसे निकालना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन के एक शहर का नहीं हुआ, स्पेन के वेलेंसिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाढ़ की वजह से वहां की सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया। ऐसे में लोगों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। इधर बिहार के सिवान में पुलिस गांव वालों के गुस्से का शिकार हो गई। गांव वालों ने गुस्से में पुलिस थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस अवैध शराब की छापेमारी करने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने उनसे उनका मोबाइल और पैसे छीन लिए, जिसके बाद सिवान के मैरबा थाने में हंगामा खड़ा हो गया। हाथों में लाठी लिए गांव वालों की भारी भीड़ थाने के बाहर पहुंच गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने और पुलिस पर हमला करने लगे। गांव वालों ने पुलिस पर पथराव तक कर दिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने गांव वालों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उधर रूस और अमेरिका एक बार फिर आसमान में आमने सामने आ गए। रूस ने दावा किया कि शुरुआत अमेरिका ने की, क्योंकि उसकी सेना के 2 बॉम्बर यानी बम बरसाने वाले विमान रूस के बगल में मौजूद बाल्टिक सागर के ऊपर आ धमके और तो और रूस की सीमा में घुस गए। लेकिन रूस ने कहा कि उसने भी अमेरिका का प्लान कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि बाल्टिक सागर के ऊपर अमेरिका के विमान दिखते ही उसने तुरंत अपना सुखोई Su-27 फाइटर जेट उड़ा दिया। रूस ने बताया कि उसके जेट ने तब तक अमेरिका के दोनों विमानों का पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि वो इलाके से निकले नहीं। यानी रूस का एक जेट अमेरिका के 2 विमानों पर भारी पड़ गया, उसने उन्हें खदेड़ दिया। रूस ने बताया कि जब उसके जेट ने अमेरिका के जहाजों को रूस के बॉर्डर से निकाल दिया, तब जाकर वो अपने एयरबेस पर लौटा। हालांकि अमेरिका ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताकर रूस का आरोप खारिज कर दिया। उसने ये जरूर माना कि उसके 2 B-1 बॉम्बर बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ उसने ये भी साफ किया कि उसके बॉम्बर रूस से भिड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो तो यूरोप में एक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे थे और वो एक्सरसाइज काफी पहले प्लान की गई थी। लेकिन जिस बाल्टिक सागर में ये घटना हुई उसके पास ही रूस है और उसके इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, खुद रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश भी हैं। इनमें स्वीडन को छोड़कर बाकी सभी देश अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का हिस्सा है और स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने के लिए लाइन में है। यही वजह है कि बाल्टिक सागर के ऊपर अमेरिका के बॉम्बर देखते ही रूस भड़क गया। इस बीच टीवी एक्टर नितेश पांडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो महाराष्ट्र के नासिक में शूटिंग के लिए गए थे, जहां एक होटल में उनका शव मिला और इसकी जानकारी होटल कर्मचारियों को तब हुई जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी रूम नहीं खुला। होटल स्टाफ ने दूसरी चाबी से दरवाजे को खोला और रूम में दाखिल हुए तो अंदर नितेश पांडे बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। नितेश पांडे 51 साल के थे। उन्होंने कई फिल्म और सीरियल में काम किया और फिलहाल वो अनुपमा नाम के सीरियल में एक अहम किरदार निभा रहे थे। साल 1995 से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे नितेश पांडे ने कई टीवी सीरियल में काम किया। साथ ही वो शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम और सलमान खान की दबंग 2 में भी नजर आए थे। इधर यूरोपियन यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल की रूसी तेल पर जताई गई आपत्ति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। जोसेफ बोरेल ने रूस से कच्चा तेल मंगवाने और फिर उसे रिफाइन कर यूरोप के देशों को बेचने पर भारत का विरोध किया था, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस अधिकारी को यूरोपियन यूनियन के ही एक नियम की याद दिला दी। इस नियम में साफ लिखा है कि अगर रूस से आने वाला कच्चा तेल किसी तीसरे देश में रिफाइन होकर बेचा जाता है तो उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। मतलब भारत ने ऐसा करके कोई गलती नहीं की। विदेश मंत्री के इस जवाब के बाद यूरोपियन यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल के सुर ही बदल गए। उन्होंने बाद में कहा कि भारत
रूस से तेल खरीदकर ठीक कर रहा है। उनके मुताबिक यूरोप के देश अपने प्रतिबंध किसी दूसरे देश पर नहीं थोप सकते। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कोरोना से भी खतरनाक वायरस आने की चेतावनी दी है। उन्होंने यह तक कह दिया कि इस वायरस से 2 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि दुनिया कोरोना के समय तैयार नहीं थी, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, और अब तो उससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस लोगों को बीमार कर सकता है, जिसकी वजह 2 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस की बैठक में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने दुनिया को आने वाले खतरे से सावधान किया और चेतावनी दी कि इस बार कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस आने वाला है, जिसके लिए दुनिया को तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार दुनिया को कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस का सामना करना पड़ सकता है। WHO चीफ ने आशंका जताई कि नए वायरस से कम 2 करोड़ लोगों की मौत होगी और ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा होगा। WHO चीफ ने जिनेवा में चल रही सालाना हेल्थ कॉन्फ्रेंस की बैठक में आने वाली महामारी का जिक्र किया और दुनिया को एक और बड़े खतरे से सावधान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने कोरोना वायरस पर दावा किया कि दुनिया की एक बड़ी आबादी पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना का असर कम जरूर हुआ, लेकिन इसकी वजह से हर 4 मिनट में एक इंसान की मौत हो रही है और इसकी जद में दुनिया की एक बड़ी आबादी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में इस वक्त कोरोना लोगों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका में किए गए शोध के मुताबिक सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक और कैंसर से हो रही है, लेकिन कोरोना भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है और हर 4 मिनट में एक इंसान की मौत कोरोना से हो रही है और इसकी बड़ी वजह कोरोना पर लापरवाही बरतना है। क्योंकि कोरोना काल में जो गाइडलाइंस लागू की गई थी उसे वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया और वैक्सीनेशन पर भी जोर नहीं दिया। दावा किया गया कि इस लापरवाही की वजह से करीब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों पर नए संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इधर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाने माने डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी का शव होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में मिला, जिसे पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी सोनभद्र में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और 11 मई को अपनी फिल्म 2 दिल बंधे एक डोरी की पूरी यूनिट के साथ आए थे और एक होटल में ठहरे हुए थे। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद कई कलाकार एक दिन पहले वापस जा चुके थे, जबकि डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी रुक गए थे, जिसके बाद उनकी मौत की खबर आई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की खबर फैलते ही नर्सिंग होम में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन दमकल कर्मी जब तक आग बुझा पाते पूरे नर्सिंग होम में आग का धुआं फैल गया, जिसकी वजह से मरीजों का दम घुटने लगा और जान बचाने के लिए मरीज भागने लगे। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से नर्सिंग होम के बेसमेंट में रखे एसी में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं है, जस्ट नीचे खाली था बेसमेंट और सब सुरक्षित है। दमकल विभाग की टीम ने समय रहते सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर इंडोनेशिया का माउंट मरापी ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया। विस्फोट के बाद कई झटके महसूस किए गए, तो वहीं आसमान में राख का गुबार छा गया और मरापी ज्वालामुखी से लावे का फव्वारा फूट पड़ा। एहतियातन आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया। वहीं ज्वालामुखी की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी ने दावा किया कि किसी भी तरह का खतरा नहीं है। माउंट मरापी इंडोनेशिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसमें साल 2010 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। घटना में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और आसपास रहने वाले करीब 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद 2022 में 7 किलोमीटर के इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया था। इधर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ढाबे पर खाने का पैसा मांगने पर एक ग्राहक ने गोली चला दी, जिससे ढाबा मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गोलीबारी की घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ढाबे के बाहर कुछ लोगों के बीच मारपीट होती दिखी। बताया गया कि इसी मारपीट के दौरान गोली चली और वो ढाबा चलाने वाले गोलू यादव नाम के आदमी को लग गई। बताया गया कि 4-5 लोग ढाबे पर खाना खाने आए थे और खाने के बाद बिना पैसे दिए जाने लगे और जब उनसे पैसों की मांग की गई तो विवाद बढ़ गया। खाना खाया, पैसे मांगे तो गाली करने लगे। गोलीबारी में घायल ढाबा मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि लाहौर के जमा पार्क इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। जमा पार्क इलाके में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का घर है और दावा किया गया कि इमरान खान के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई। इमरान खान का शाम करीब 7:30 बजे पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने का प्रोग्राम था। दावा किया गया कि शहबाज सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई।
इससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त लाहौर के जमा पार्क इलाके में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दावा किया था कि जमा पार्क इलाके में प्रदर्शनकारियों ने हथियार जमा कर रखे थे और बंकर तक बना लिए थे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार को आर्मी की कठपुतली करार दिया। इमरान खान के मुताबिक जिस तरह से कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचती है, ठीक वैसे ही आर्मी के कहने पर शहबाज सरकार फैसले लेती है। और इमरान खान ने यह आरोप तब लगाया जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसीलिए वो शहबाज सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और उन्होंने शहबाज सरकार पर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। यही नहीं, जिस सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इमरान खान पानी पी पी कर कोस रहे थे, अब वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए साम दाम दंड भेद वाला तरीका अपना रहे हैं। वैसे भी सेना ने ही इमरान को प्रधानमंत्री बनाया था और एक बार फिर इमरान सेना के करीब जाने की कोशिश में जुट गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने इराक पर खतरनाक हमला कर दिया, जिसमें 3 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हो गई। तुर्की के इस हमले से इराक में खलबली मच गई, क्योंकि तुर्की की सेना के ड्रोन ने उत्तरी इराक में एक साथ ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे चरमपंथी संगठन के लड़ाकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और 3 की मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 1 महीने के अंदर इराक में तुर्की का ये दूसरा ड्रोन हमला था। मई की शुरुआत में भी तुर्की के हमले में 3 लड़ाकों की मौत हो गई थी। हालांकि उस वक्त भी इराक के चरमपंथी संगठन ने किसी भी तरह के नुकसान से साफ इनकार किया था। असल में अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे इन चरमपंथी संगठनों के लड़ाके तुर्की के अलग अलग शहरों में हमलों को अंजाम देते हैं और इराक में जाकर छिप जाते हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल लाने के संकेत दे दिए। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि नए बजट के पास होने के बाद नेतन्याहू का अगला प्लान इस बिल को लाने का है। और इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने तैयारी भी तेज कर दी। इजराइल में विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ वहां लोगों ने कुछ समय पहले ही सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद नेतन्याहू सरकार ने विवाद को देखते हुए बिल पर रोक लगा दी थी। असल में नेतन्याहू सरकार जो कानून बनाना चाहती है उसमें इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई है। इधर खबर है कि सऊदी अरब ने इजराइल से रिश्ते शुरू करने के लिए उसके और अमेरिका के सामने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी। इजराइल से तो उसने फिलिस्तीन के लिए अलग देश ही मांग लिया। अमेरिका कुछ वक्त से इजराइल और सऊदी अरब जैसे अपने पुराने साथियों के बीच दोस्ती कराने की कोशिश में लगा है, लेकिन सऊदी अरब बरसों की दुश्मनी को इतनी आसानी से दोस्ती में बदलने के मूड में नहीं है। खबर है कि वो इजराइल से रिश्ते शुरू करने की एवज में मोटी डील करने की फिराक में है। उसे इजराइल से भी वादे चाहिए और अमेरिका की भी जुबान चाहिए। बताया गया कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ नेटो की तर्ज पर एक रक्षा संधि करना चाहता है। वहीं उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी अमेरिका की हाँ सुननी है और तो और वो उन हथियार डील को फिर बहाल करवाना चाहता है जिन्हें बाइडेन फ्रीज कर चुके हैं। मगर इजराइल से तो सऊदी अरब ने वो मांग लिया जिसे देने में इजराइल की जान निकल जाए। खबर है कि सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ बातचीत शुरू करे ताकि फिलिस्तीन को भी अपना देश मिल सके। उधर जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम एशिया के देश लेबनान के रिजर्व बैंक के गवर्नर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। उन पर लेबनान के रिजर्व बैंक का गवर्नर रहते हुए घोटाला करने का आरोप है, जिसके खिलाफ जर्मनी में दायर मुकदमे के लिए उन्हें पेश होना था, पर वो वहां नहीं पहुंचे। यही वजह थी कि जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। हालांकि उन पर एक्शन लेने के लिए जर्मनी ने लेबनान की सरकार से अनुमति मांगी है और अगर लेबनान इसके लिए राजी हुआ तो उसके रिजर्व बैंक के गवर्नर को गिरफ्तार कर जर्मनी भेजा जा सकता है, जहां उनसे 33 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप में पूछताछ होगी। इस बीच पिछले हफ्ते अमेरिका और ताइवान के बीच हुए एक ट्रेड एग्रीमेंट पर चीन भड़क गया। चीन ताइवान और अमेरिका की बढ़ती करीबी से बौखलाया हुआ है और पिछले साल जब से अमेरिका की संसद की तब की स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया है, चीन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब ताइवान और अमेरिका ने ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया तो चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ताइवान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते संभल कर आगे बढ़ाए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और वो बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान पर कब्जा करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए चीन को ताइवान पर हमला ही क्यों न करना पड़े। वहीं अमेरिका भी कसम खाकर बैठा है कि वो हर हाल में ताइवान की हिफाजत करेगा। अब हथेली न पसारी जाए, अब हथेली न पसारी जाए, धार पर्वत से उतारी जाए। सौबात की एक बात कही विराट ने, अब वो माहौल बनाओ चल के प्यास तक जल की सवारी जाए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर हो सौबात की एक बात।